गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैत्री पुष्पा द्वारा रचित कहानी जो है बेटा उनकी प्रसिद्ध कहानी फैसला कहानी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फैसला कहानी नारी विमर्श को केंद्र में रखकर कहानी रचने वाली मैत्री पुष्पा की एक बहुचर्चित कहानी है। इस कहानी में उन्होंने स्त्री की मुख्य छवि को तोड़कर उसे विद्रोह की भास्वरता प्रदान की है। कहानी के तत्वों के आधार पर हम समीक्षा करेंगे। कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल और वातावरण, उद्देश्य और भाषा शैली। ये 6 पॉइंट मैंने पहले भी बताए थे बेटा। किसी भी कहानी की अगर आपने वर्णन करना है तो उसके तत्वों के आधार पर तो 6 ये इम्पोर्टेंट तत्व कहानी के होते हैं। तो आइए हम इसके कथानक है जो पहला तत्व है। कथानक कहानी का मूल तत्व होता है। बिना कथानक के किसी भी कहानी की रचना हो ही नहीं सकती। कहानी की सफलता के लिए उसके कथानक को रोचक, जिज्ञासाजनक और गतिशील होना बहुत आवश्यक है। कथानक की उपयुक्त विशेषताओं की दृष्टि से फैसला कहानी एक सफल कहानी कही जा सकती है, क्योंकि इसका कथानक रोचक भी है, जिज्ञासा भी जगाता है तथा कहीं भी इस कहानी को शिथिलता को प्राप्त नहीं होता है। यानी कि कमज़ोर कहानी नहीं है, बिल्कुल स्टिक बैठती है। अंत तक यह जानने की इच्छा रहती है कि किसी भी पाठक को बेटा कि आगे क्या होने वाला है। तो स्त्री विमर्श को केंद्र में रखकर यह कहानी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त भी है। कथा नायिका जो है वो वसुमती है, वो ग्राम प्रधान है और उसका पति जो है रणवीर है वो ब्लॉक समिति का प्रमुख है बेटा। वसुमती ग्राम प्रधान अवश्य है, परंतु वह केवल नाम की ही प्रधान है। जैसे हमारे गांव में जो भी औरत है बेटा वो बना तो जाती है सरपंच, लेकिन जो उसके कामकाज हैं वो सारे के सारे जो हैं उसका पति ही देखता है। कि चाहे किसी भी मीटिंग में जाना हो या और भी जो काम है, पैसे का लेन देन हो, लेखा जोखा है, यानी कि वही रहता है उसका। वो तो सिर्फ नाम की प्रधान होती है। तो इस कहानी में भी, फैसला कहानी में यही दिखाया गया है कि वसुमती का जो पति है रणवीर है, ना ही उसे वो मीटिंग में जाने देता, यानी कि सारी कामकाज वही, जो भी फैसले होते हैं उसी में वही भागीदार होता है। तो ये दिखाया है, इस कहानी में बताया है, यानी कि यथार्थ कहानी है, सच्ची है ये कहानी जो है, इसमें सच्चाई दिखाई गई है। तो उसका जो पति है बेटा सिर्फ उसे हस्ताक्षर करवाता है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। एक बार वह पंचायत में बैठकर हरदेई नामक युवती को उसके पति के साथ भेज देने का फैसला सुना देती है, लेकिन उसका जो पति है रणवीर है बड़ी चालाकी के साथ उसका फैसला बदल देता है और वसुमती को खूब बड़ा भूला भी सुनना पड़ता है। और रणवीर के फैसले से आहत होकर हरदेई क्या करती है, यानी कि वो आत्महत्या कर लेती है। इस घटना के बाद ब्लॉक प्रमुख के अगले चुनाव होते हैं तो वसुमती अपना वोट अपने पति को न देकर उसका जो प्रतिद्वंदी होता है उसे वो अपना वोट देती है। रणवीर एक वोट से चुनाव हार जाता है। इस संक्षिप्त कथानक में लेखिका ने सर्वत्र रोचकता बनाए रखी है। पाठक कहानी में आगे क्या घटित होने वाला है सर्वत्र जिज्ञासु रहता है। तो कथानक का आदि, मध्य और अंत तीनों उत्कृष्ट बन पड़े हैं, यानी कि उसके जो पति है बेटा रणवीर है उसके फैसले को बदल देती है कि एक वोट के द्वारा जो जीता हुआ था और उसे वो अपना वोट दूसरे को, प्रतिद्वंदी को देकर हरा देती है, तो बदला वो जरूर लेती है। अब वो जागरूक हो चुकी है, यही दिखाया गया है। तो दूसरा जो इसका है बेटा पॉइंट जो है पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र कहानी रूपी भवन की वो दीवारें, दरवाजे, वो खिड़कियां होते हैं जिनके उचित समायोजन से कहानी रूपी भवन निर्दिष्ट रूप में दिखाई देता है। फैसला कहानी में कई पात्र हैं। वसुमती है, मेन पात्र हैं बेटा, रणवीर भी है, ईश्वरिया भी है, वर्धा भी है, हरदेई है और देवतीर हैं आदि, ये गुण पात्र भी हैं। इन पात्रों पर कहानी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र वसुमती है। समस्त जो कहानी है उसका विकास है बेटा उसी के इर्द गिर्द घूमता है।
बल्कि कहानी के पात्र के माध्यम से वह यही कहती है कि कहानी में उसका चरित्र एक विजात स्त्री के रूप में कुछ कमजोरी प्रदर्शित करती है। ईश्वरिया उसके बारे में कहती है। ईश्वरिया से कहा है लेखक ने कि जब वो उसे वोट देती हैं कि वो प्रधान चुनी जाती है वसुमती बेटा, सभी स्त्रियां सोचती हैं कि अब हमारे जो है वो न्याय की लड़ाई जो है वसुमती लड़ेगी। लेकिन जब उसका पति जो रणवीर है उसे कुछ फैसले नहीं लेने देता, बैठकों में नहीं जाना देता, वही अपने आप ही सारे फैसले लेता है। तो ईश्वरिया है उसके बारे में कुछ पंक्तियां हैं, ये मैं बताऊंगी उन्होंने क्या कहा है। ईश्वरिया का शोक गीत थमा न था। अच्छा होता वसुमती, वसुमती को कह रही है कि अपना वोट काट की लाठी को दे देते, निर्जीव लकड़ी को उठाए उठती तो उसे तो हम उठा सकते थे। प्रमुख की पत्नी घूंघट में लिपटी पतुरिया सी चलती रही आंखें मूंद के। ऐसे कटाक्ष करती है वसुमती पर ईश्वरिया के द्वारा ये बातें कही गई हैं कि काट की लाठी को देते वोट, तेरे से तो वो अच्छा था कि उसे उठा तो लेते हम, लेकिन तेरे तो सारे फैसले जो है वो रणवीर ही करता है। तो ईश्वरिया ने बेटा ये कटाक्ष किया है वसुमती पर। परंतु कहानी के अंत में जब उसके अंदर की स्त्री का विद्रोह जागृत होता है तब वह अपने पति के विरुद्ध बेटा वोट भी डालती है, जिसके कारण उसका पति एक वोट से चुनाव हार जाता, वो बदला लेती है वसुमती। कहानी में ईश्वरिया भी एक सशक्त पात्र के रूप में उभर कर हमारे सामने आई है। कहानी में एक ऐसी पात्रा के रूप में है जो कथा नायिका में न्याय के लिए अपने पति के विरुद्ध विद्रोह जागृत करने में सफल होती है। कहानी का तीसरा प्रमुख पात्र रणवीर है। वह पात्र स्त्री विरोधी पात्र के रूप में चित्रित हुआ है। वो पुरुषों का ही वर्चस्व का हिमायती है। यही कारण है कि वह अपनी पत्नी को ग्राम प्रधान तो बनवाता है, परंतु उसके अधिकारों दायित्वों का प्रयोग बेटा वो श्रम करता है। एक स्थान पर वह कहता भी है, सुन ले और समझ ले अपनी औकात, तेरी औकात ही क्या है, मजबूरी में खड़ी करनी पड़ी। मैं दो पदवी नहीं रख सकता था एक साथ, सोचा था पत्नी से अधिक भरोसेमंद और कौन हो सकता, इसलिए तू प्रधान चुनी गई है, ये कहता रणवीर अपनी पत्नी वसुमती को। इसके अतिरिक्त वृद्ध और हृदय दो निरीह असहाय पात्रों के रूप में चित्रित हुए हैं। तो ये पात्र थे बेटा, उसमें कुछ गौण पात्र भी हैं और कुछ मेन पात्र हैं। वसुमती रणवीर हैं मेन पात्र हैं, बाकी जो हृदय का भी अच्छा पात्र उभर कर हमारे सामने आया है बेटा। अगला जो है इस कहानी के तत्वों का तीसरा जो है बेटा तत्व है वो संवाद है। संवाद भी कहानी का महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। संवाद कहानी को अपनी नाटकीयता से न केवल गति प्रदान करते, उसमें रोचकता भी बढ़ाते हैं। पात्रों के चरित्र चित्रण में भी वो सहायक होते हैं। फैसला कहानी के संवाद संक्षिप्त हैं, सरल हैं, रोचक भी हैं। कहानी की गति प्रदान करने में चरित्र चित्रण करने वाले भी हैं बेटा। पात्रानुकूल संवाद लिखे गए हैं। तो कहानी की कुछ संवाद यहाँ पर हम देंगे। एक दो संवाद है बेटा जो आप याद भी रख सकते हो अच्छे से। सुन ले, सुनाने के लिए कह रहे हैं हम। रणवीर एक दिन चक्की पीसेगा, रोटी थापेगा और हमारी वसुमती कागज लिखेगी, हुक्म चलाएगी, राज करेगी। ये संवाद ईश्वरिया के द्वारा कहे गए हैं, है ना वसुमती? सोंदी कहना तू 11 क्लास पढ़ी है ना? और रणवीर 9 फेल। बताओ कौन होशियार हुआ? अब दिन गए कि जनी गूंगी बहरी छिरियाँ बकरियाँ नाई हाँकते रहें। बराबरी का जमाना आगा, प्रधान बन गई है वसुमती। इंदिरा गांधी का राज है, बोलो इंदिरा गांधी की जय हो। तो ये संवाद है बेटा। अगला जो पॉइंट है वो है देश काल और वातावरण। कहानी के संदर्भ में देश काल से अभिप्राय कहानी के स्थान और समय से होता है। वातावरण से अभिप्राय उस स्थान एवं समय के अनुरूप बेटा विभिन्न परंपरा और रीति रिवाजों का, तीज त्योहारों का, नगर वर्णन आदि से होता है। फैसला कहानी का स्थान ग्रामीण परिवेश है। समय पिछली सदी का 9वां दशक है। श्री इंदिरा गांधी तो कब की मर चुकी है, राजीव गांधी का राज है। कहानी की पिछली सदी, इसके बारे में ये दिखाया गया है कि बेटा उस समय जो है वो कहानी जब लिखी गई थी, यानी कि उस समय का, उस वातावरण का और स्थान का, सभी का इसमें सटीक वर्णन किया गया है। अगला जो पॉइंट है वो उद्देश्य है।
जब कोई भी साहित्यकार किसी भी रचना को लिखना चाहता तो बिना उद्देश्य के तो बेटा कोई भी रचनाकार रचना नहीं लिखता है, तो उसका कोई न कोई उसके पीछे उद्देश्य तो होता ही है। फैसला कहानी भी एक उद्देश्यपूर्ण है। इस कहानी में लेखिका ने स्त्री पुरुष के विभेद को मिटाने के लिए स्त्री सशक्तिकरण पर बल दिया है। कहानी की पात्रा ऐश्वर्या लेखिका के उद्देश्य को बेटा प्रकट करती है। वो कहती भी है एक जगह पर कुछ पंक्तियां हैं, ए जनी सुनो सुन लो कान खोल कर, बराबरी का जमाना आ गया है। अब ठहरी बंधे मर्द मारा कुट्टी की, गाली गलोच दें, मायके न भेजें, पीहर से रुपया मंगवाएं। क्या कहते हो कि दाजे के पीछे इस्तावे वो बैन यूपी वाली बसुमती के डिंग कि अब बराबरी का जमाना आ गया। अब यही कहना चाहती है ऐश्वर्या कि अब कोई भी अत्याचार नहीं सहन करेंगे, यानी कि समय बदल गया है। आगे बेटा भाषा शैली है, इसका आखिरी पॉइंट है। फैसला कहानी की आम बोलचाल की सरल सहज भाषा का कवित्री ने प्रयोग किया। भावानुकूल जो बोली है बेटा इसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया, जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये कहानी जो है ग्रामीण परिवेश में लिखी गई है। तो देशज शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। भाषा प्रसाद गुण है, पात्रानुकूल है। अनपढ़ ऐश्वर्या का एक जो भाषा का उदाहरण है बेटा कि प्रमुख जी हम पंचायत में जा रहे हैं, अगाई छोड़े रास्ता दो। तो इस तरह से जो भाषा है बेटा वो बिल्कुल सरल है, सहज है, रोचक है, बिंब की प्रधानता है। और इसमें जो है वर्णात्मक शैली है, भावात्मकता भी है बेटा, चित्रात्मकता, मनोविश्लेषणात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। तो ये तो थे हमारे 6 पॉइंट। अगर कहानी की समीक्षा करने के लिए कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई तत्वों के आधार पर फैसला कहानी की समीक्षा कीजिए, तो ये 6 पॉइंट है बेटा, इम्पोर्टेंट है। कथानक हो गया पहला, दूसरा है पात्र योजना, तीसरा है संवाद, और चौथा है भाषा शैली कैसी है, या और अगला है उद्देश्य है। तो ये तो है बेटा इसके 6 पॉइंट जो हैं हमें याद रखने हैं।